क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वैसे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन इस साल आपके 2020 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ये डिलीटेड पोर्शन में आता है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से इसको करने वाले हैं। और अगर आपको चाहिए भी तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये चैप्टर खत्म होने के एंड पर आपको एक बार सिखा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, अब है ना, इसको हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से करना है। तो वो कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो आपको ए बी और सी निकालना है, ए बी और सी। तो ए मेरा जनरल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो अगर कंपेयर करूँ ये दोनों को, तो ए की वैल्यू 2 निकली, बी की वैल्यू -7 निकली और सी की वैल्यू 3 निकली। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, डी की वैल्यू निकालना है। डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डी, उसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। आप लोग अगर b² माइनस 4ac करोगे तो -7 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 49 माइनस 4 2 8 8 3 24 यानी 25 बचा। अब है ना, इसके बाद आपको नेचर ऑफ द रूट लिखना है। ये नेचर ऑफ द रूट मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ये सम खत्म होने पर। नेचर ऑफ द रूट लिखना है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये बार बार लिखना, आप जब जब डी निकालोगे ना, ये लिख ही देना, नेचर ऑफ द रूट्स। अच्छा, इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको, लेकिन डी के बाद आपको आगे क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जिसका पावर 2 होता है। तो जिसका पावर जितना ज्यादा पावर रहता है उतना जीरोस निकलता। मान लो अगर पावर 3 होता तो 3 जीरोस निकलता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 पावर है तो 2 जीरो निकलेगा। अब वो 2 जीरो हमने चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में, मैं आपको पहले ही बताया था, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 एक दूसरे से ना इंटर रिलेटेड है। ये सब एक दूसरे का पार्ट है। ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने अल्फा और बीटा लिया था, जीरोस को। ठीक है ना। चैप्टर 3 में उसी को आप लोगों ने बोला था सॉल्यूशंस। ठीक है। अच्छा, चैप्टर 4 में उसी को बोल रहे हैं जीरो। तो सब ले देकर एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, तो अल्फा और बीटा ढूंढने का फॉर्मूला है, मैं अभी फिलहाल अल्फा और बीटा साथ में लिख रहा हूँ, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। अच्छा, अगर मैं अलग अलग करूं अल्फा को, अल्फा और बीटा को अलग अलग करूं, तो अल्फा जो है मेरा माइनस बी, मैं थोड़ा पेन बदलता हूं, मैं आपको बताता हूं, माइनस बी प्लस, खाली प्लस वाला लेने का, माइनस वाला नहीं लेने का, रूट डी अपॉन 2a। और मैं बीटा की अगर बात करूं तो वापस माइनस बी, अब आपको प्लस नहीं लेना, अब आपको ये माइनस लेना है, माइनस रूट डी अपॉन 2a, यानी प्लस वाला पार्ट अल्फा के लिए लेना है और माइनस वाला पार्ट बीटा के लिए लेना है। ठीक है। अब माइनस बी का वैल्यू कितना, -7, तो ये माइनस अलग से और बी का माइनस अलग से, प्लस √1 अपॉन 2 इंटू ए मेरा क्या था, 2 था, तो ये बन गया 7 + 1 अपॉन 4 यानी 8/4, 8/4 यानी ये हो गया 2। इस पार्ट पे आऊं अगर, तो बीटा की वैल्यू है -7, ये पूरा सेम होता है, बस बीच में माइनस साइन का फर्क हो जाता है। ये बन गया 7 - 1 अपॉन 4, तो ये हो गया 6/4, 6/4 यानी 3/2। आप लोग इसको स्प्लिटिंग मेथड से भी करोगे तो आपका अल्फा और बीटा यही आना है, लेकिन हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से कर चुके, तो हम लोग अभी इस क्वाड्रेटिक मेथड से देखें। तो अगर मैं फॉर्मूला में डालूं तो माइनस बी प्लस रूट डी, तो डी की वैल्यू मेरी 25 आई है, अपॉन 2 इंटू ए, तो ये बन गया 7, √25 का 5 हो गया, अपॉन 4 यानी 11/4। अच्छा, बीटा की बात करूं तो बीटा की वैल्यू आई -7 माइनस √25 अपॉन 2 इंटू ए, ये बन गया 7 - 5/4 यानी 2/4 यानी हाफ, ये बीटा हो गया हाफ,
और अल्फा हो गया 11/4। 7 + 5 12, सॉरी ये 12 हो गया, तो 4 3 ज़ा 12, अल्फा की वैल्यू 3 निकली, बराबर। तो सम यहाँ पे खत्म होता है। हाँ, नेचर ऑफ द रूट क्या होता है ना, d इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू 0 होगी तो नेचर ऑफ द रूट जो है उसमें होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो रूट्स आर रियल असली एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग, और d की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो रियल रूट डजंट एग्जिस्ट, रियल रूट डजंट एग्जिस्ट। तो 10th में आपको है ना d की वैल्यू नेगेटिव आई गई तो उसके आगे आपको सम नहीं सॉल्व करना है, वो आप 11th में सीखोगे उसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि नेगेटिव का रूट निकलता नहीं है, वो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में सीखोगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें भी a, b और c निकाल लेना है। उसके बाद d निकालना है, d की वैल्यू यानी b² - 4ac, b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बनेगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 4 4 4 2 8 8 4 32, तो ये बन गया 1 + 32 यानी 33। तो ये पॉजिटिव रूट आया, इसलिए d क्या होगा, नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नेचर ऑफ रूट जो होगा इधर लिख देना, d इज पॉजिटिव, तो नेचर ऑफ रूट जो होगा वो होगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को अल्फा और बीटा निकालना है। अल्फा बीटा को अगर मैं साथ में कंबाइन करके लिखाऊं अगर, तो -b प्लस और माइनस √d/2 है। तो अगर अल्फा को अलग करूं तो आपको d के आगे का प्लस साइन उठाना है √d के आगे का, और बीटा को अलग करूं तो सेम टू सेम वैसे ही बस माइनस साइन उठाना है, बीच का माइनस साइन /2 है। अच्छा, अब देखो माइनस b का माइनस होता तो अलग से, लेकिन b 1 है, पॉजिटिव है, प्लस √33/2 इंटू a। ठीक है, तो ये बन गया -1 प्लस √33/4, और इसको आगे सॉल्व करूंगा तो -1 माइनस √33/2 इंटू 2, तो ये बन गया -1 माइनस √33/4। अब √33 सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए हमारा अल्फा यहाँ पे आके रुक जाएगा, और बीटा जो दूसरा जीरोस है या दूसरा रूट है वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा। तो सम इस तरीके से खत्म होगा ये रूट वाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। NCERT class 10 exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, रूट्स यानी जीरोस, जीरोस ही हम लोग चैप्टर 3 में सॉल्यूशंस बोलते थे इसको, और इसको अल्फा बीटा या एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है ना, तो अभी रूट्स बोला है, हम अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अच्छा पहला है x - 1/x = 3, और साइड में दिया है x ≠ = 0। तो देखो अभी तो इतना इस पे गौर नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसका मतलब मैं आपको बता दूं x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा ना तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए वो लोग है ना कंडीशन लिख देते हैं। आपको इस पे ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट सम सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि x की वैल्यू 0 नहीं आने वाली, कुछ और आ सकती है लेकिन 0 नहीं आ सकती। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं एलसीएम लेके, तो ये बन गया x² - 1 = 3, x² - 1 = 3x, x² - 3x - 1 = 0। अच्छा, इसके बाद आप स्प्लिटिंग भी कर सकते हो, लेकिन कितने बार है ना स्प्लिटिंग होता नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगा तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगाना है। उसके लिए आप ए बी सी निकालोगे, और उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ के अल्फा बीटा निकालोगे। डी की वैल्यू है b² - 4ac, b² - 4ac, ये बन गया 9 + 4, ये हो गया 13। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया, 3² - 4ac, हाँ बराबर 13। अब हमको निकालना है अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा को साथ में लिखूं
एक जीरो अल्फा है और एक जीरो बीटा है, एक जीरो अल्फा एक जीरो बीटा है, साथ में लिखूं तो उसका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस अल्फा के लिए और माइनस बीटा के लिए रूट डी अपॉन 2 है। अगर मैं दोनों को अलग अलग कर लूं तो अल्फा हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है और बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 है। ठीक है ना। देखो मैं ये फॉर्मूला बार बार लिखता हूं ताकि मैं चाहता हूँ आप लोग भी लिखो तो आपको है ना धीरे धीरे याद होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, माइनस बी की वैल्यू क्या है -3, तो ये माइनस अलग से है और ये फॉर्मूला का माइनस है और ये बी वैल्यू है माइनस, बी की वैल्यू माइनस में है, प्लस रूट डी अपॉन 2। अच्छा, इधर नेचर ऑफ द रूट लिखना रह गया। नेचर ऑफ द रूट हमेशा लिखा करो, पॉजिटिव है। नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अच्छा, ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 13/2। इसके आगे सॉल्व होना नामुमकिन सा लग रहा है, रूट में आगे अभी रोक दो, तो कुछ जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा -3 अपॉन 2 इंटू ए मेरा 1 था ना, ऐसा ये बन गया। बस हमारा अल्फा और बीटा आ गया। तो ये फॉर्मूला तब लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तब लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तब लगाते हैं जब आपका स्प्लिटिंग ना हो या स्प्लिटिंग का चॉइस ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही हो आपको। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कुछ सेकंड पार्ट है हमारा इसका, सेकंड क्वेश्चन है इसका। 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30। अच्छा, यहाँ पे देखो फिर से लिखा है x नॉट इक्वल टू -4, 7। इसका मतलब x की वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे -4 डालोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा और यहाँ पे अगर 7 डालोगे तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए वो लोग लिखते हैं। फिलहाल ये कंडीशन है, आप लोग इस पर ज्यादा ध्यान मत देना, आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। बस आपको ये पता हो जाएगा कि -4 और 7 आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बीच में माइनस है तो एलसीएम आप लोगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने, तो 1 से मल्टीप्लाई को तो कोई फर्क नहीं पड़ता और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं नीचे, इक्वल टू 11/30। अब देखो तरीके से सॉल्व करने का, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े ऐसा सॉल्व करने का। ब्रैकेट खुला तो साइन चेंज हुआ। अच्छा, इसको मैं लिख देता हूँ x² -7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। इसमें मैं काटा काटा तो बचा -11 -3x माइनस 28 इस 11/30। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, 30 उधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मत करो, आप देखो 11 उड़ा दो, कट गया ना तरीके से। तो 30 वहां जाएगा तो -30 बचेगा, दोनों तरफ 1 बचा है ना, 1 1 से कट गया। ठीक है, और इस तरफ आएगा तो x² -3x माइनस 28 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर थोड़ा लंबा हो जाता, नंबर बड़े हो जाते। तो तरीके से हमने डील किया और चीजों को छोटा बना लिया। तो ये बन गया x² -3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0, यानी ये बन गया x² -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगाना है। पहले आप a, b और c निकालेंगे, फिर d निकालेंगे। d यानी डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b² -4ac, तो b² यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बन गया 9 - 8 यानी 1। तो नेचर ऑफ द रूट हमेशा लिखो, नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब असली है और अलग अलग है, यानी दो अल्फा बीटा आएगा ना, अल्फा बीटा की दो वैल्यू आएगी ना, तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, अल्फा की वैल्यू अलग रहेगी, बीटा की वैल्यू अलग रहेगी। डिस्टिंक्ट का मतलब वो होता है। तो अल्फा कॉमा बीटा का हमारे पास फॉर्मूला है -b प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। अगर अल्फा को अलग करूं तो प्लस के साथ रूट डी लूंगा और बीटा को अलग करूं, बीटा को अगर मैं अलग करूं तो माइनस के साथ लूंगा रूट डी। ठीक है, तो ये बन गया माइनस b की वैल्यू
प्लस रूट डी की वैल्यू अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू। तो बी की वैल्यू -3 है, रूट डी की वैल्यू 1 है, 2 इंटू ए, ये बन गया। ये बन गया 3 + 1/2 यानी 4/2 यानी 2, 4/2 यानी 2। इधर पे आते हैं, तो अगर मैं ज़्यादा ना छेड़ू, डायरेक्ट यही उठा के लिख दूं, तो आप लोग समझ जाओगे खाली बीच का माइनस साइन चेंज किया है। ठीक है, यहाँ से फिर बन जाएगा 3 - 1/2 यानी 2/2 यानी 1। आप लोग इसका स्प्लिटिंग भी करते ना, आंसर यही आना था। इसके बाद आप लोग स्प्लिटिंग भी करते ना, तो भी आंसर यही आना था। लेकिन आप ये करोगे ना तो इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, कितने बार स्प्लिटिंग आता नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी आता भी तो हमको चॉइस बराबर ढंग से नहीं मिलता, लेट हो जाता है, उतने देर में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से कर सकते हो। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। तो लास्ट में एक चीज पूछा है, तो हम ले लेते हैं let present age of रहमान be x year। अब हमको है ना सम करने बोला है, सम करने बोला, लेकिन किसका सम करने बोला है? रेसिप्रोकल का, वो भी रहमान की एज का रेसिप्रोकल का सम। तो किस रहमान का एज कब का लेना है? 3 years ago। तो 3 years ago रहमान का एज क्या हो जाएगा, पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। 3 years ago रहमान's age will be x - 3 year। और 5 years from now यानी 5 years from now his age, रहमान's age will be x + 5 year। ठीक है, अच्छा हमको सम करना है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन किसका सम करना है? रेसिप्रोकल के। किसके रेसिप्रोकल का? 3 साल पहले के रेसिप्रोकल का और 5 साल बाद के रेसिप्रोकल का। तो इसका जो रेसिप्रोकल है x - 3 का जो रेसिप्रोकल है, x - 3 का रेसिप्रोकल 1/x - 3 हो जाएगा, और x + 5 का जो रेसिप्रोकल है उनका x + 5 हो जाएगा, 1/x + 5 हो जाएगा। इन दोनों का सम करना है। इज यानी इक्वल टू 1/3, तो 1/3 यानी 1/3। ठीक है, अच्छा इसको नॉर्मली अब सॉल्व करना, इक्वेशन हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा x + 5 एलसीएम लेने के बाद ऐसा हो जाएगा x - 3 x + 5 इक्वल टू 1/3। इसको आप लोग देखोगे तो 2x + 2 अपॉन x - 3 x + 5 इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करूं मैं, इसको अगर इस तरफ आके सॉल्व करूं, तो ये बन जाएगा 3 × 2x + 2 इक्वल टू x - 3 × x + 5। ये बन जाएगा 6x + 6 इक्वल टू x² + 5x - 3x - 15। 6x + 6 इज x² + 2x - 15। ये 0 हो जाएगा, इस तरफ सबको ले जाऊं तो +6x - 6 हो जाएगा और +6 - 6 हो जाएगा। तो ये बन गया x² - 4x - 21 इज 0। ठीक है ना, इसका स्प्लिटिंग आराम से हो जाएगा, तो आपको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। x² - 7x + 3x - 21 इज 0। आगे का 2 चॉइस, पीछे का 2 चॉइस, 2 ग्रुप, x - 7 + 3 x - 7 इज 0। पूरे लाइन में x - 7 कॉमन, इसलिए x - 7 बाहर ले लेता हूँ, x + 3 इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। अब दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0, तो या तो ये 0 होगा या तो x + 3 0 होगा। तो x की वैल्यू 7 आई और x की वैल्यू -3 आई। ठीक है ना, लेकिन x हमारा है क्या? x हमारा एज है, किसी का एज है, तो किसी का एज नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नॉट पॉसिबल हो जाएगा ये। ठीक है, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है एक्सरसाइज 4.3 का। इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफाली's marks in maths and English is 30. Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, product of their marks will be 210. Find her marks in 2 subject।
तो हमको लास्ट वाले से लास्ट में इंटरेस्ट था, तो हम लोग लास्ट से सॉल्व करते हैं। लेट हर मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स, लेट हर मार्क्स इन इंग्लिश बी वाई। अब पहला लाइन बोला है सम किसका, शेफालीस मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश। तो शेफालीस के मार्क्स मैथ्स का एक्स है और वाई का इंग्लिश का वाई है, उनका सम किया इज यानी इक्वल टू, और ये 30, तो ये 30 बन गया। अब क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स हैड शी, अगर उसको 2 मार्क्स ज्यादा मिलता मैथ्स में, तो दूसरा स्टेटमेंट है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो अगर उसको 2 मार्क्स ज्यादा मिला होता तो उसका क्या हो जाता, x + 2 मार्क्स हो जाता। और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, हैड शी गॉट 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो उसका y ना होके y - 3 हो जाता। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तो उस वक्त दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कितना हो जाता, 210। अब है ना, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है ना, आपका 2 इक्वेशन बन गया और आप लोग देख रहे हो 2 वेरिएबल आ रहे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, या तो x की वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें से सब्स्टिट्यूट करने का, x या y की वैल्यू, या तो x या y की वैल्यू निकाल के उसमें सब्स्टिट्यूट करने का, वो आपका चॉइस है। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालना मेरे लिए ज्यादा आसान लग रहा है, तो y की वैल्यू 30 - x जो निकली वो मैं इसमें पुट कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने से पहले पुट कर देना तो ज्यादा आसान हो जाएंगी चीजें। मैं मल्टीप्लाई नहीं किया इसके अंदर, पहले पुट कर दूंगा ना, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो चीजें आसान बन जाएंगी। तो y की जगह 30 - x, अगर आप लोग अब देखोगे तो पूरा इक्वेशन x के फॉर्म में आ चुका है और ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले गया। आप अब इसको सॉल्व करोगे, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 27x - x² प्लस 54 - 2x इक्वल टू 210। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, 25x - x² इक्वल टू 210 - 54, ठीक है। तो 210 में से 54 गया, तो ये 10, ये 6, ये 0, ये 5, 156 बचा, 156। 25x - x², थोड़ा x² को उधर ले जाता हूँ, तो x² - 25x प्लस 156, ठीक है ना। अगर स्प्लिटिंग से करना है तो स्प्लिटिंग से करो, चॉइस ढूंढना है तो चॉइस ढूंढो। तो मेरे को चॉइस मिल गया है -12x - 13x प्लस 156। आगे के 2 नंबर, पीछे के 2 नंबर, x -12 - 13 x - 12, तो x - 13 x - 12 इज 0। तो दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0, यानी ये 0 या तो फिर ये वाला पार्ट 0। तो x की वैल्यू 13 या तो फिर x की वैल्यू 12। अब दोनों x है, x मतलब मार्क्स होता है, किसका मार्क्स है, मैथ्स का मार्क्स। तो उसको मैथ्स का मार्क्स 13 भी आ सकता है, उसको मैथ्स का मार्क्स 12 भी आ सकता है, ठीक है ना। और दोनों पॉसिबल है, कोई ऐसा नहीं है कि नॉट पॉसिबल है। तो अगर x 13 है तो y आपने देखा है 30 - x था, यानी 30 - 13 यानी 17। तो अगर उसको मैथ्स में 13 मार्क्स मिलेगा तो इंग्लिश में 17 मिलेगा। और y फिर से इस केस में आऊं अगर, यानी 18। तो अगर उसको मैथ्स में 12 मार्क्स मिलेगा तो इंग्लिश में 18 मार्क्स मिलेगा। तो सम कुछ इस तरीके से खत्म होता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।